गर्मी मारता टनटनाहट निकली। चलिए, सारा क्लासरूम का व्यवस्था ठीक है। ऊपर से नीचे तक देख लीजिए, एक बार चेकिंग मार लीजिए। और पहला चैप्टर ही चल रहा है, आज खत्म हो जाएगा यह चैप्टर। कैसा लग रहा है केमिस्ट्री? बढ़िया लग रहा है। ये केमिस्ट्री का सबसे हल्का चैप्टर है, इसीलिए बढ़िया लग रहा है। तैयार रहिएगा भारी चैप्टर सबके लिए। और तैयारी के दरमियान ये होता है कि कुछ चीज आपको तुरंत तुरंत समझ में आएगा, कुछ आपको लेट से समझ में आएगा। लेकिन आप ये जानिए कि सब कुछ समझेंगे तभी सब कुछ याद होगा, तभी परीक्षा निकलेगा। कभी क्या होता है, जो चीज पढ़ने में मजा लग रहा है पढ़ रहे हैं उसको, और उसी को पढ़ के पगला रहे हैं। कुछ न है कंपटीशन, कुछ न है। एकदम छैला बिहारी गाना अय्या एतवार के जा के सुने हैं, तो उस वाला टेंशन से दूर होइए। कुछ सब्जेक्ट हल्के हैं, कुछ सब्जेक्ट भारी हैं। आपको सब पर पकड़ बनाना पड़ेगा, सब पर, तब जाकर रिजल्ट होगा। और सब पर पकड़ कैसे बनेगा? कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, सेल्फ स्टडी। जो घर पर बैठकर मेहनत किया है वो रिजल्ट दिया है। तो कहां तक हो गया था? आसवन विधि को हम लोग पढ़ लिए थे, है ना? तो आसवन विधि की चर्चा हम लोग कर लिए थे, अंग्रेजी में डिस्टिलेशन। आज हम एक दूसरे विधि पर चर्चा करेंगे और इसका नाम है परभाजी आसवन। परभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, परभाजी आसवन क्या है? तो एक बात तो आप कह ही सकते हैं कि यह एक भौतिक विधि है। क्या है? यानी इस विधि, यानी कि इस विधि के दौरान कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। तो परभाजी आसवन एक भौतिक विधि है जिसके द्वारा मिश्रण के अवयवों को अलग अलग किया जाता है। क्या परभाजी आसवन के द्वारा यौगिक के कंपोनेंट को भी अलग किए जा सकते हैं? नहीं। तो अब ये जान चुके हैं कि यौगिक के अवयव को भौतिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता। तो परभाजी आसवन एक भौतिक विधि है, इसके द्वारा केवल मिश्रण के अवयवों को अलग किया जा सकता है, यौगिक के अवयवों को अलग नहीं किया जा सकता। अब किन मिश्रण के अवयवों को अलग किया जा सकता है? तो परभाजी आसवन के द्वारा द्रव द्रव मिश्रण को अलग किया जाता है। किस मिश्रण को? द्रव द्रव मिश्रण को। यानी दो या दो से अधिक द्रव्य पदार्थ आपस में मिले हुए हैं तो उनको सेपरेट करने का तरीका है कौन? परभाजी आसवन। इससे पहले आप पढ़े थे आसवन विधि। आसवन विधि के द्वारा ठोस द्रव मिश्रण से ठोस और द्रव को क्या कर रहे थे? अलग कर रहे थे। तो जहां आसवन विधि के द्वारा ठोस द्रव मिश्रण को अलग अलग किया जाता है, ठीक उसी तरह परभाजी आसवन विधि द्वारा द्रव द्रव मिश्रण को अलग किया जाता है।
द्रव द्रव मिश्रण, जैसे कि अल्कोहल, अल्कोहल एसीटोन, अल्कोहल और एसीटोन, अल्कोहल और एसीटोन के मिश्रण को अलग करेंगे किस विधि द्वारा? प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। वो इसलिए कि अल्कोहल भी क्या है और एसीटोन भी क्या है? द्रव है। अल्कोहल भी द्रव है, एसीटोन भी द्रव है। तो इस द्रव द्रव मिश्रण को हम किसके द्वारा अलग करेंगे? प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग करेंगे। या जल को, जल अल्कोहल, जल अल्कोहल और एसीटोन, जल अल्कोहल और एसीटोन, इस मिश्रण को भी अलग करना होगा। तो किस विधि से अलग करेंगे? प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। ठीक उसी तरह डीजल, डीजल पेट्रोल, डीजल पेट्रोल किरोसिन एक ही में मिल गया और इसको अलग अलग करना है, तो किस विधि का इस्तेमाल करेंगे? प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा अलग करेंगे। मान लीजिए कि डीजल पेट्रोल किरोसिन तेल आपस में मिल गया, इसे हमें अलग करना है। तो ये जो मिश्रण बन रहा है ये कैसा मिश्रण है? तो द्रव द्रव मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। क्लियर हो गया? ठीक उसी तरह आप ये जानते होंगे कच्चा पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम समझते हैं ना? पेट्रोलियम, डीजल पेट्रोल किरोसिन के मिश्रण को क्या कहते हैं? पेट्रोलियम। भारत सरकार पेट्रोलियम आयात करते हैं और फिर रिफाइनरी में उस पेट्रोलियम से डीजल को, पेट्रोल को, विमान ईंधन को, किरोसिन को, इस सब को क्या करता है? सेपरेट करता है और फिर उसे मार्केट में बेचता है। तो पेट्रोलियम के जो जो कंपोनेंट है उसको भी अलग करेंगे किस विधि के द्वारा? किस विधि के द्वारा? प्रभाजी आसवन के द्वारा। तो प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा द्रव द्रव मिश्रण को एक दूसरे से अलग किया जाता है और जिस चर्चित मिश्रण को प्रभाजी आसवन के द्वारा सेपरेट किया जाता है उसमें प्रमुख कौन है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के जितने भी कंपोनेंट हैं उन्हें एक दूसरे से किस तरह अलग किया जाता है? प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। बात समझ गए कि नहीं? जैसे दूध और जल आपस में मिल गए और उन्हें सेपरेट करना है तो कौन विधि अपनाइएगा? प्रभाजी आसवन। अब प्रभाजी आसवन का टेक्निक क्या है इसको आप समझिए। प्रभाजी आसवन का टेक्निक क्या है? मान लीजिए दोस्तों कि तीन द्रव मिले हुए हैं, तीन द्रव आपस में मिले हुए हैं। एक का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरा का बॉइलिंग पॉइंट है 120 डिग्री सेल्सियस, तीसरा का बॉइलिंग पॉइंट है 125 डिग्री सेल्सियस। तो तीन द्रव अलग अलग, तीन द्रव आपस में मिले हुए हैं और उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया हुआ। बॉइलिंग पॉइंट समझ रहे ना? जिस ताप पर द्रव गैस बन जाए उसे क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, हिंदी में क्वथनांक कहते हैं। तो तीन द्रव मान के चलिए आपस में मिला हुआ है और उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, 120 डिग्री, 125 डिग्री। अब इसे अलग करना तो आप कहिएगा इसे प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग करेंगे, क्योंकि द्रव द्रव मिश्रण को किस विधि से अलग किया जाता है? प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। द्रव द्रव मिश्रण को किस विधि से अलग किया जाता है? प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। तो इस विधि में क्या करेंगे कि इसे गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। शुरुआत में गर्म करेंगे, मात्र इसे कितना तक? जैसे ही गर्म करते करते इस मिश्रण का टेम्परेचर कितना पहुंचेगा? 100 डिग्री। हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे, 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देंगे। इससे क्या होगा कि ये जो द्रव है ये गैस में बदलने लगेगा। ये जो है ये गैस में क्या होने लगेगा? बदलने लगेगा। गैस में क्या होने लगेगा? बदलने लगेगा और वो मिश्रण से अलग होकर क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा।
और जैसे ये द्रव इससे अलग हो गया, हम फिर इसे ठंडा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? तो ये द्रव अलग हो गया और उसके बाद फिर हम टेम्परेचर बढ़ाना क्या करेंगे? शुरू करेंगे। फिर जैसे टेम्परेचर होगा कितना, टेम्परेचर को क्या कर देना है? कांस्टेंट कर देना है। इससे ये द्रव जो है गैस में बनकर अलग होने लगेगा, फिर उसे क्या कर लेंगे? ठंडा कर लेंगे। और उसके बाद फिर गर्म करेंगे कितना? 125। तो ये भी गैस, और इससे भी ये दोनों अलग हो गया, तो इसको अलग करने की कोई जरूरी नहीं, ये अपने आप अलग हो गया। तो परभाजी आसवन विधि में यही किया जाता है कि भिन्न भिन्न द्रव के बॉइलिंग पॉइंट तक उसे गर्म किया जाता है, और जैसे ही एक द्रव के बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म होता है, उस उष्मा को कांस्टेंट कर दिया जाता है, उससे ज्यादा टेम्परेचर को होने नहीं दिया जाता है, जिसे एक ही द्रव गैस में बदलते हैं, दूसरा उसमें मिले द्रव गैस में नहीं बदलते। और इस तरह से एक एक द्रव क्या हो जाता है? एक दूसरे से अलग हो जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? अब ध्यान दीजिए कि परबाजी आसवन विधि के द्वारा वो द्रव पहले अलग होते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। परबाजी आसवन विधि द्वारा वो द्रव पहले सेपरेट होते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और वो द्रव बाद में सेपरेट होते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। समझ गए ना? परबाजी आसवन समझे कि नहीं समझे? तो परबाजी आसवन एक भौतिक विधि है, और इस विधि द्वारा द्रव द्रव मिश्रण को अलग अलग किया जाता है। इस विधि में भी आसवन विधि के द्वारा पहले गर्म और उसके बाद ठंडा किया जाता है। लेकिन इस परबाजी आसवन विधि में जब गर्म किया जाता है तो इतना गर्म किया जाता है कि वे एक द्रव के बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचते ही टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए। फिर जिस द्रव के बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म होता है वो द्रव गैस बनकर मिश्रण से अलग होने लगता है, और फिर उसे ठंडा करके उस द्रव को अलग कर लिया जाता है। बात समझे? और इस परबाजी आसवन विधि के द्वारा पहले वे द्रव अलग होते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है, और वो द्रव बाद में अलग होते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। बात समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत? तो परबाजी आसवन समझ गए। तीसरी विधि पर आते हैं। तीसरी विधि है सब्लिमेशन। एक क्वेश्चन आ रहा है, पेट्रोलियम तो चबालम से ही उसको कैसे अलग किया जाता? एक पेट्रोल को गर्म करने पर उसमें आग नहीं लगता है। अरे परभाजी आसवन विधि से गर्म होता है, लेकिन तोरे की धधका देते हैं। गर्म होगा लेकिन इतना गर्म होगा कि वे पेट्रोलियम के बॉइलिंग पॉइंट को पार ना कर पाए। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए दोस्तों, सब्लिमेशन हिंदी में से क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। क्या है ऊर्ध्वपातन? तो ये भी एक भौतिक विधि है जिसके द्वारा मिश्रण के अवयव को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। आसवन और परभाजी आसवन विधि के तरह ही ऊर्ध्वपातन भी एक भौतिक विधि है, ये कोई रासायनिक विधि नहीं है, और इस विधि द्वारा भी मिश्रण के अवयव को अलग किया जाता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि आपने जब अवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया को समझे थे तो आप ये समझे थे कि अगर ठोस को गर्म करेंगे तो वो ठोस किस में कन्वर्ट होगा? द्रव में। और अगर द्रव को गर्म करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। अगर गैस को ठंडा करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा? द्रव में। और द्रव को ठंडा करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा? ठोस में।
तो ये प्रक्रिया जो है ये अवस्था परिवर्तन कहलाता है। और अवस्था परिवर्तन इसी क्रम में होता है। यानी ठोस को गर्म करेंगे तो पहले द्रव बनेगा, और गर्म करेंगे तो वो गैस बनेगा। गैस को ठंडा करेंगे तो पहले द्रव बनेगा, और ठंडा करेंगे तो ठोस बनेगा। ये अवस्था परिवर्तन है। लेकिन दोस्तों कई ऐसे पदार्थ हैं जो अवस्था परिवर्तन की इस प्रक्रिया के अपवाद है, अपवाद। यानी कुछ ऐसे पदार्थ है जो अवस्था परिवर्तन के दौरान इस नियम का पालन नहीं करते हैं। प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ हैं, प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हैं किस अवस्था में, ठोस, और अगर उसे गर्म कर देंगे तो वो द्रव में न आकर सीधे गैस में बदल जाते हैं। प्रकृति में कुछ ऐसे ठोस पदार्थ मौजूद हैं जिसको गर्म करने पर सीधे वे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो द्रव अवस्था में आते ही नहीं है। और जो ठोस गर्म करने पर सीधे गैस में बदलते हैं, जो ठोस गर्म करने पर सीधे गैस में बदलते हैं, उस गैस को ठंडा करने पर वो सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता, ठोस में। यानी यहां पर द्रव अवस्था गायब है। ऐसे ठोस पदार्थ जिसको गर्म करने पर वो सीधे किस में परिणत हो जाए, गैस में परिणत हो जाते हैं, उस गैस को ठंडा करने पर फिर वो सीधे किस में परिणत हो जाते हैं, ठोस में परिणत हो जाते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। और गैस का ठोस बन जाना रिवर्स सब्लिमेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिवर्स सब्लिमेशन कहलाता है, या इसे निक्षालन भी कहते हैं, निक्षालन भी कहते हैं। एक ठोस पदार्थ का गर्म करने पर सीधे गैस में परिणत होना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है या सब्लिमेशन कहलाता है। एक गैस को ठंडा करने पर सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है, रिवर्स सब्लिमेशन या फिर निक्षालन कहलाता है। निक्षालन को भी ऊर्ध्वपातन कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ठोस से सीधे गैस बनना भी ऊर्ध्वपातन है, और गैस से सीधे ठोस बनना भी क्या है, ऊर्ध्वपातन है। लेकिन इसे कभी कभी अंग्रेजी में रिवर्स सब्लिमेशन या फिर निक्षालन भी कहा जाता है। बात समझ गए, ऊर्ध्वपातन क्या है और उल्टा ऊर्ध्वपातन क्या, समझे कि न, ऊर्ध्वपातन क्या है और उल्टा ऊर्ध्वपातन क्या, समझे कि न। उल्टा ऊर्ध्वपातन मतलब रिवर्स सब्लिमेशन। क्लियर बात समझे दोस्तों। तो ठोस का सीधे गैस में परिवर्तित होना सब्लिमेशन है, और गैस का सीधे ठोस में परिवर्तित होना रिवर्स सब्लिमेशन है। अब इस विधि द्वारा दोस्तों, इस विधि द्वारा भी मिश्रण के अवयवों को अलग किया जाता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या हुआ, अब वस्तु का एग्जांपल दिया हुआ बता रहे हैं, अब वस्तु ही बता रहे हैं। ऐसे वस्तु में सबसे प्रमुख जो होगा आपके नोट में दिया हुआ कपूर है, अमोनियम क्लोराइड है, इसको हिंदी में नौ सादर भी कहते हैं। उसके बाद कैफीन है, क्या दोस्तों, कैफीन है। उसके बाद नेप्थलीन, नेप्थलीन की गोलियां, कॉकरोच भगाने वाला उजला उजला नेप्थलीन की गोलियां लाते हैं जी, तो वो भी ऊर्ध्वपाती पदार्थ है। कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड जिसको नौसादर भी कहते हैं, कैफीन कहते हैं, नेप्थलीन कहते हैं, ये सभी ठोस रूप में मौजूद है। लेकिन आप कपूर को गर्म करिएगा, ये द्रव नहीं बनता, सीधे क्या बनता है, आप कैफीन को गर्म करिएगा सीधे क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करिएगा सीधे क्या बनता है, और गैसीय अमोनियम क्लोराइड को ठंडा करिएगा तो सीधे किस में बदलेगा, ठोस में। बात समझ गए।
तो प्रमुख ऊर्ध्वपातीज पदार्थ आपके सामने में है, आपके नोट में भी दिया है। कपूर सब्लिमेट सबस्टांस है, अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेट सबस्टांस है, कैफीन सब्लिमेट सबस्टांस है, नेप्थलीन सब्लिमेट सबस्टांस है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा कैसे मिश्रण को अलग किया जाता है। तो ऐसे मिश्रण जिसका एक अवयव सब्लिमेट हो सके यानी ऊर्ध्वपातिज हो सके, उन्हें हम ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपके नमक में मिल गया दोस्तों क्या? कपूर। आपके नमक में मिल गया क्या? कपूर। अब नमक कपूर के मिश्रण में कपूर जो है ऊर्ध्वपातिज पदार्थ है, तो नमक और कपूर के मिश्रण को अलग करने के लिए हम ऊर्ध्वपातन विधि का इस्तेमाल कर लेंगे। इसको गर्म करेंगे तो कपूर सीधे क्या बन जाएगा? गैस। और फिर गैसीय कपूर को ठंडा करके बदल लेंगे किसमें? ठोस कपूर में, और नमक इसी बर्तन में रह जाएगा। तो ऐसे मिश्रण जिसका एक कंपोनेंट सब्लिमेट हो, ऊर्ध्वपातिज हो, उस मिश्रण को हम ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यूरिया और नौसादर के मिश्रण को किस विधि से अलग करेंगे? ऊर्ध्वपातन विधि से। यूरिया और नौसादर के मिश्रण को किस विधि से अलग करेंगे? ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। अगर चावल में नेप्थलीन की गोलियां मिल गई है तो उसे किस विधि से अलग करेंगे? ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अगला है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी। अब तक जिन विधियों की चर्चा हम किए हैं, आसवन विधि का, परभाजी आसवन विधि का या ऊर्ध्वपातन विधि का, इन तीनों विधियों का चर्चा आपके क्लास 9th के भी बुक में किया गया। लेकिन क्रोमेटोग्राफी तकनीक का पहली बार चर्चा आपके क्लास 12th में किया गया। 12th में भी पहला चैप्टर जो केमिस्ट्री का है उसमें मिश्रण को सेपरेट करने की ढेर सारी विधियां है, और उसमें एक विधि है क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी क्या है? तो दो बात आप इसे कह सकते हैं कि क्रोमेटोग्राफी, इसको हिंदी में भी क्रोमेटोग्राफी ही कहते हैं, हिंदी में भी क्रोमेटोग्राफी कहते। क्रोमेटोग्राफी भी एक फिजिकल प्रोसेस है, भौतिक विधि है, जिसके द्वारा मिश्रण के अवयवों को अलग किया जाए। क्रोमेटोग्राफी भी एक भौतिक विधि है जिसके द्वारा मिश्रण के अवयवों को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। लेकिन कैसे मिश्रण को अलग किया जाता है, यह बात हमें जानना है। आसवन विधि द्वारा ठोस द्रव मिश्रण को अलग किया जाता था, परभाजी आसवन द्वारा द्रव द्रव मिश्रण को अलग किया जाता है। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा ऐसे मिश्रण को अलग किया जाता है जिस मिश्रण के अवयव में ऊर्ध्वपातिज पदार्थ मिले हुए हैं। तो क्रोमेटोग्राफी तकनीक के द्वारा कैसे मिश्रण को अलग किया जाता है? ऐसे मिश्रण जब एक विलायक में कई सारे बिले घुले हैं, कई सारे बिले घुले हैं। जब एक विलायक में कई सारे बिले घुले हैं, तब ऐसे मिश्रण को अलग करने के लिए कौन विधि अपनाई जाती है? अब यह दो नया शब्द, एक विलायक है और दूसरा बिले। विलायक क्या है, बिले क्या है? तो समझिएगा दोस्तों कि किसी बिलियन में जिसकी मात्रा अलग होती है उसे क्या कहते, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है। अब मान लीजिए दोस्तों कि
आपको हम कल बताए थे कि जितने भी समंग मिश्रण है वो क्या कहलाते हैं? विलयन। जितने भी समंग मिश्रण है वो क्या कहलाते हैं? विलयन। और विलयन के दो हिस्से होते हैं, विलायक और विलेय। उदाहरण के लिए पानी और जल को मिलाकर आपने क्या बनाया? शरबत समंग मिश्रण है, तो ये क्या है? अब शरबत में जो अधिक होगा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए कल उतना शरबत बनाए फिर भूल गए। तो हमने पानी और चीनी को मिलाकर क्या बनाए? शरबत। चूंकि समंग मिश्रण है तो ये विलयन कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि शरबत में जिसकी मात्रा अधिक है वो क्या कहलाएगा? विलायक। और जिसकी मात्रा कम है विलेय। यानी कि शरबत में विलायक कौन है? चीनी क्या है? विलेय। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक उसी तरह हवा, आप जानते हैं कि हवा में नाइट्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, कार्बन डाई। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन 0.03। और हवा एक समंग मिश्रण है। हम जिस हवा में सांस लेते हैं वो क्या है? समंग मिश्रण। और हवा अगर समंग मिश्रण है तो निश्चित तौर पर वो क्या होगा? विलयन होगा। तो हवा में किसकी मात्रा अधिक है? तो हवा में विलायक कौन है? और ऑक्सीजन विलेय है, कार्बन डाइऑक्साइड विलेय है। बात समझ गए? विलायक और विलेय समझ गए ना? जिसकी मात्रा अधिक होगा वो विलायक है, जो कम होगा विलायक केवल एक होगा, लेकिन विलेय एक से अधिक होगा। जैसे शरबत में विलेय एक ही है, कौन? अब फिर अगर शरबत में रसना मिला देंगे तो विलेय की संख्या एक से बढ़कर कितनी हो जाएगी? नींबू का रस डाल देंगे लेकिन विलायक एक ही रहेगा, कौन? ठीक उसी तरह हवा में विलायक एक ही है, कौन? बाकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? विलेय है। क्लियर? तो विलायक और विलेय क्या है समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि जब एक ही विलायक में कई सारे विलेय घुले हो तब कौन सी विधि से अलग किया जाता है इन्हें? क्रोमेटोग्राफी तकनीक के द्वारा। जब एक ही विलायक में कई विलेय पदार्थ घुले हुए हो तो उन्हें अलग कैसे किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी तकनीक के द्वारा अलग किया जाता है। और क्रोमेटोग्राफी तकनीक का सबसे चर्चित उदाहरण ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड में क्या होता है जानते हैं? प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा। हिंदी में भी इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा ही कहते हैं। और इस प्लाज्मा में आरबीसी घुले होते हैं, डब्ल्यूबीसी घुले होते हैं, प्लेटलेट्स घुले होते हैं। क्या घुलेते हैं? प्लेटलेट्स घुले होते हैं, प्रोटीन घुले होते हैं, और भी कई पदार्थ घुले होते हैं। अब ब्लड के प्लाज्मा से आरबीसी को अलग करना है, ब्लड के प्लाज्मा से डब्ल्यूबीसी को अलग करना है, ब्लड के प्लाज्मा से प्लेटलेट्स को अलग करना है, ब्लड के प्लाज्मा से प्रोटीन को अलग करना है। तो कौन सी विधि अपनानी पड़ेगी? क्रोमेटोग्राफी तकनीक अपनाई पड़ेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि ब्लड भी एक प्रकार का विलयन है। हालांकि ये समंग मिश्रण नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी प्रकृति काफी हद तक विलयन से मिलता है। और इसमें आप देखें कि एक ही विलायक है और उसमें ढेर चीज घुले हुए हैं कि नहीं? अगर हमें ब्लड के प्लाज्मा से इन सब को अलग करना है तो हमें कौन सी विधि अपनानी पड़ेगी? बात समझ गए?
तो क्रोमेटोग्राफी तकनीक एक भौतिक विधि है जिसके द्वारा मिश्रण के अवयवों को अलग किया जाता है, और इस तकनीक के द्वारा ऐसे मिश्रण को अलग किया जाता है जिस मिश्रण में विलायक एक है लेकिन उसमें घुले हुए कई चीज है। और खासकर जितने भी ब्लड रिपोर्ट आपका बनता है, आप देखिएगा ब्लड चेकिंग कराइएगा ना, ब्लड चेकिंग कराएगा उसमें साफ साफ बताएगा कि आपके ब्लड में आरबीसी इतना है, डब्ल्यूबीसी इतना इतना है। सब कौन विधि का इस्तेमाल किया है? क्रोमेटोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल। किसी को जहर दे के मारा जाता है ना, तो डॉक्टर पता लगा लेता कि इसको जहर दिया गया है। सूक्ष्म मात्रा में भी शरीर में जहर जाएगा तो डॉक्टर पोस्टमार्टम के दौरान उसका पता लगा लेंगे। आखिर शरीर के किसी भी भाग में जहर की सूक्ष्म मात्रा को भी पोस्टमार्टम के दौरान या जांच के दौरान कैसे अलग कर लिया जाता है? क्रोमेटोग्राफी तकनीक के द्वारा। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का सबसे ज्यादा उपयोग मानव के शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में भिन्न भिन्न चीजों को अलग करने के लिए किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग फोरेंसिक साइंस में किया जाता है। किस साइंस में? फोरेंसिक साइंस यानी अपराध विज्ञान। जैसे कहीं मर्डर आ गया, मर्डर हो गया, तो वहां पर फोरेंसिक साइंस के लोग आएंगे और हर जो भी वहां पर चीज मौजूद है, ब्लड के सैंपल, जो भी सैंपल लेगा उसको क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। अब कहीं पर मर्डर हो गया, ब्लड का सैंपल ले लिया, ब्लड का सैंपल लिया, उसको क्रोमेटोग्राफी तकनीक से ब्लड में जो कुछ है सबको क्या कर दिया? अलग कर दिया। अलग करने के बाद विश्लेषण किया, इस साइट पर जो ब्लड मिला था वो ब्लड एक आदमी का नहीं, दो आदमी का है। फोरेंसिक साइंस ने पता लगाया कितना? दो आदमी का ब्लड। तब पुलिस पर अच्छा दो आदमी का ब्लड, इसका मतलब कोई न कोई और मारने वक्त ये आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या रहता तो एक आदमी का ब्लड रहता। बात समझ गए ना? तो क्रोमेटोग्राफी तकनीक में इतनी ही बात याद रखना। क्या? एक आदमी का, एक आदमी का ब्लड लेगा, क्या पता चलेगा? हाँ, एक का ब्लड है तो उससे आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब अलग होगा। एक आदमी का ब्लड है तो एक ही आदमी के लिए पता चलेगा। मान लीजिए कि मर्डर के साइट पर पुलिस ने जो ब्लड का कलेक्शन किया और जब उसका फोरेंसिक लैब में वैज्ञानिकों ने जांच किया तो पता चला कि ब्लड जो है ना दो ग्रुप का है, और एक आदमी में एक ही ब्लड ग्रुप हो सकता है, दो नहीं हो सकता। इस आधार पर फोरेंसिक साइंटिस्ट ये नतीजे पर पहुंचे कि नहीं, ब्लड का जो सिंपल लाए थे उसमें दो आदमी का ब्लड है। अब फिर उस ब्लड का क्रोमेटोग्राफी तकनीक के द्वारा हर कुछ क्या कर देंगे? अलग अलग कर देंगे। अगर उसमें जहर है वो भी अलग हो जाएगा, पता चल जाएगा कि दो आदमी का जो ब्लड है उसमें जहर भी था। इससे पुलिस को अपराध का अनुसंधान करने में थोड़ी सहायता मिलती, थोड़ी क्या, बहुत सहायता मिलती। समझे कैसा? क्लियर हो गया ना? ज्यादा मत सोचिए। ज्यादा सोचने के लिए सरकार यूनिवर्सिटी बनाया हुआ है, ये कोचिंग है। हमें पहले बिहार पुलिस बनना है कि ना है? गलत बोल रहे हैं जी। ज्यादा सोच, केमिस्ट्री छोटा मोटा सब्जेक्ट हो ना है, या जो भी +2 साइंस से किए होंगे उन्हें पता है केमिस्ट्री कितना है। क्या हमारे लिए सब कुछ पढ़ना संभव है ही नहीं। और ऊपर से आप लोग हड़बड़ा देते, जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म नहीं होगा जल्दी। तो इतना हमें जानना है कि परीक्षा में टॉप करने के अलावा कोई विकल्प ना बचे। हमें सब कुछ नहीं जानना है। क्लियर? और तो कल ही इसी बैच का विद्यार्थी कंप्लेन कर रहा था कि सर ये जो मटका मटका दिए हैं, याद होगा इतना? कैसे याद होगा इतना? अब बताइए, मोटका मोटका दिए हैं तो हम क्या करेंगे? मोटका मोटका हो गया है,
क्या हम उसमें 11th का क्वेश्चन डाल दिए हैं? क्या उसमें 12th का क्वेश्चन डाल दिए हैं? 90% 9th का ही आप चेक कर लीजिए। अब कहिएगा पढ़ना तो बहुत मुश्किल है। जी हाँ, बहुत मुश्किल है। नौकरी करना ही बहुत मुश्किल है, आसान तो है नहीं। फिर भी हम गारंटी देते हैं, जिसका सेल्फ स्टडी तगड़ा होगा उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, और जिसका सेल्फ स्टडी नहीं हो रहा है उसके लिए हर चीज मुश्किल है। सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा है, पटना में 5-7 साल रह जाएगा, उसको नौकरी नहीं होने वाला। अब बाद में वो जाएगा गाँव, अब फिर जो है समिति का चुनाव लड़ेगा। आइए अगला, सीड मुखिया का इसीलिए ने बोले कि आजकल खर्चा उसमें ज्यादा है। और ये बात क्यों बोले जानते हैं? कुछ कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था, जब इलेक्शन चला था ना, विद्यार्थी आता था, प्रणाम सर, क्या कर रहे हैं सर? सर वार्ड सदस्य नॉमिनेशन दे दिए हैं। चलिए आप तो पढ़ रहे थे? चलिए हाँ पढ़ तो रहे थे, फिर हार जाएंगे तो आ जाएंगे सर। चलिए वाह। आइए दोस्तों, अगला प्रोसेस सीडमेंटेशन थिरॉनो। सीडमेंटेशन थिरॉनो और बहुत ही आसान प्रक्रिया, और हर विधि के भांति आप दो बात इसमें भी कह सकते हैं कि सीडमेंटेशन भी एक भौतिक विधि या रासायनिक विधि नहीं है। सीडमेंटेशन एक भौतिक विधि है जिसके द्वारा मिश्रण के अवयवों को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। कैसे मिश्रण को? जब किसी द्रव में, जब किसी द्रव में बड़े बड़े छोटे ठोस कण मिले हो, परंतु वे घुले नहीं, ऐसा मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिस मिश्रण में द्रव में बड़े छोटे ठोस कण मिला हुआ, बड़े छोटे ठोस कण मिला हुआ, घुला हुआ, घुल जाएगा तब तो आसवन विधि पर जाना पड़ेगा। अगर घुल जाएगा तब कौन विधि? लेकिन मान लीजिए द्रव में ठोस कण मिला हुआ है, वो घुला हुआ नहीं है, तब ऐसे मिश्रण को किस विधि से अलग करेंगे? थिरौना। उदाहरण के लिए जल में मिल गया दोस्तों क्या? बालू। जल में क्या मिल गया? बालू मिल गया। तो जल में जो बालू मिलता है तो वो घुलता नहीं ना है, नहीं घुलता है। तो जल और बालू के मिश्रण को किस विधि से अलग करेंगे? जल और बालू के मिश्रण को किस विधि से अलग करेंगे? थिरौना प्रोसेस से अलग करेंगे। और थिरौना प्रोसेस क्या है समझिएगा। थिरौना प्रोसेस, अब मान लीजिए इसमें जल है, इसमें छोटे बड़े ठोस कण, इसको थोड़ा सा हिला डुला दीजिए। क्या करिए? हिला डुला दीजिए। हिला डुलाकर थोड़ा देर इसको क्या करिए? छोड़ दीजिए। जब हिला डुला के थोड़ा देर छोड़ दीजिएगा, सारा ठोस कण नीचे में जाकर क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। अब फिर ऊपर से द्रव को क्या करिए? निकाल लीजिए। यही क्या कहलाता है? थिरौना। अब आप कहिएगा ये तो हम घर पर क्या बार किए हैं, तो जय बार किए हैं, तय बार आप क्या किए हैं, तो गड़बड़ाएगा। अच्छा, देखिए आसान था इसीलिए भाग रहा था।
ये जो सॉफ्टवेयर है ना बहुत स्लो है। हाँ, आप ये प्रोसेस कई बार किए होंगे या कई बार हो जाता है, घुमाना भी नहीं पड़ता है, रख देते हैं और ठोस कर नीचे बैठ जाता। दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड क्या? थिराना। समझ गए? समझ गए कि ना? आसवन, परभाजी आसवन, ऊर्ध्वपातन, क्रोमेटोग्राफी, थिराना, सारा प्रोसेस समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये सब जो प्रोसेस पड़े ये भौतिक विधि है जिसके द्वारा हम मिश्रण के अवयवों को अलग करते। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए दोस्तों, आपके 9th क्लास के एनसीईआरटी में दो मिश्रण के बारे में डिटेल से दिया हुआ है कि दो मिश्रण के अवयवों को कैसे अलग अलग किया जाए। ये 9th क्लास की आपके एनसीईआरटी में है। तो 9th क्लास के एनसीईआरटी में तो परीक्षा में पूछने की संभावना बहुत प्रबल है, इसलिए हम इन दोनों मिश्रण को सेपरेट करने के विधि को भी जान लेते हैं। पहली बात ये जानेंगे कि नदी के गंदे या प्रदूषित, नदी के गंदे या प्रदूषित जल को पीने लायक जल में कैसे कन्वर्ट करें। मान लीजिए नदी का गंदा जल है और उसे कन्वर्ट करना है पीने लायक जल में, तो ये कैसे करेंगे, ये कैसे होगा? तो आइए हम समझते हैं कि नदी के गंदे या प्रदूषित जल को पीने लायक जल बनाने के लिए हमें कितने स्टेप से गुजरना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे दोस्तों? तो सबसे पहले दोस्तों सारे जल को एक टंकी में लेंगे और जो टंकी होगा उसका नाम है सीडमेंटेशन टैंक। कौन टैंक? सीडमेंटेशन टैंक। और सीडमेंटेशन यानी थिराना, अभी तुरंत समझे कि नहीं समझे? तो प्रदूषित जल को सबसे पहले हम भरेंगे सीडमेंटेशन टैंक में, ताकि प्रदूषित जल में जो गंदे गंदे कंकर पत्थर है वे नीचे बैठ जाए, वो नीचे बैठ जाए। और सीडमेंटेशन के द्वारा अगर बड़े बड़े ठोस कण बैठ गए हैं और थोड़े छोटे छोटे ठोस कण नहीं बैठे हैं, तो इसको दूर करने के लिए हम इस टैंक में थोड़ा सा मिला देंगे फिटकिरी। क्या मिला देंगे? फिटकिरी। फिटकिरी का रासायनिक नाम है पोटास एलम। तो पहले नदी का प्रदूषित जल लाए, नदी का प्रदूषित जल, और नदी के प्रदूषित जल लाकर उसे जिस टैंक में डाले वो सीडमेंटेशन टैंक था। सीडमेंटेशन यानी थिराना टैंक। और थिराना प्रोसेस क्या है वो तो आप समझ गए। थिराना टैंक वो टैंक है जिसमें थिराने वाला प्रोसेस होगा, और उस प्रोसेस के द्वारा बड़े बड़े ठोस कण ये टंकी के पेंदी में क्या हो गए। लेकिन होता क्या है, जो हल्का छोटा कण रहता है वो टंकी के नीचे नहीं बढ़ता है, तो उसके बाद हम उसमें क्या डाल दिए, फिटकिरी या पोटास एलम। अब पोटास एलम के प्रभाव से क्या होता है, जैसे ही आप इसमें पोटास एलम डालिएगा, जैसे ही आप इस टैंक में पोटास एलम डालिएगा, तो पोटास एलम डालने का प्रभाव क्या होगा, जो ये ठोस कण बिखरे हैं वो एक जगह आकर जो है
ग्रुप बनाने लगेंगे। ये जो बिखरा पड़ा है, फिटकरी डालने से क्या होता है, एक जगह आकर के इकट्ठा होने लगता है। जैसे छोटे छोटे ठोस कण एक जगह आके इकट्ठा होगा, ये भारी हो जाएगा। अब भारी हो जाएगा तो ये नीचे पैंदी में क्या होगा, बैठ जाएगा। और ऊपर में आपका साफ जल है, उसको आप क्या कर लीजिए, बाहर कर लीजिए। बात समझ गए ना। तो सबसे पहले नदी के प्रदूषित या गंदे जल को सीडमेंटेशन टैंक में रखते हैं या थिरोनो टैंक में रखते हैं। थिरोनो टैंक में बड़े बड़े ठोस कण तो नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन हल्का छोटे ठोस कण नीचे। तो फिर हम उसमें क्या मिलाते हैं, फिटकरी मिलाते ही छोटे छोटे ठोस कण आपस में एक जगह आकर इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे वो ठोस कण भारी हो जाते हैं और फलस्वरूप भारी होकर बर्तन के पैंदी में क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। और इससे जो छोटे बड़े ठोस कण हैं वो क्या होते हैं, जल से दूर हो जाते हैं। और फिर ऊपर से जल को निकालकर हम दूसरे टैंक में ले लेते हैं। अब छोटे छोटे ठोस कण का एक जगह इकट्ठा होकर भारी होना और उसके बाद बर्तन के पेंदी में या टैंक के पेंदी में जाकर बैठ जाना क्या कहलाता है, आस्कंदन कहलाता है। क्या कहलाता है, आस्कंदन कहलाता है, कोगुलेशन कहलाता है। छोटे छोटे ठोस कण का एक जगह पर इकट्ठा होकर भारी होकर नीचे बैठना क्या कहलाता है, आस्कंदन कहलाता है। यानी फिटकरी ने कौन सा काम किया, आस्कंदन का काम किया। छोटे छोटे ठोस कणों का एक जगह आकर इकट्ठा होकर भारी होकर टैंक के पेंदी में बैठ जाना क्या कहलाता है। क्लियर हो गया। अब आपसे पूछेगा कि जल को फिटकरी साफ करता है किस विधि से, आस्कंदन विधि से। जल को फिटकरी साफ करता है किस विधि से, आस्कंदन विधि से। आस्कंदन विधि क्या है दोस्त, समझ गए। ठोस कण बड़े छोटे हट गया। अब इसको हम दूसरा टैंक में ले जाएंगे, ऊपर के साफ पानी को हम दूसरा टैंक में ले जाएंगे। अब दूसरा टैंक जो है, दूसरा टैंक का नाम है फिल्ट्रेशन टैंक। दूसरा टैंक का क्या नाम है, फिल्ट्रेशन का। अब दोस्तों ये जो सीडमेंटेशन टैंक था, ये जो सीडमेंटेशन टैंक था, इस टैंक में क्या हुआ, इस टैंक में हुआ ये कि छोटे बड़े ठोस कण, छोटे बड़े ठोस कण, छोटे बड़े ठोस कण वो टैंक के पेंदे में जाकर क्या हो गया, बैठ गया। लेकिन प्रदूषित जल में बहुत महीन कण होते हैं। क्या होते हैं, महीन कण, जो इस टैंक में दूर। छोटे ठोस कण और बड़े ठोस कण तो बर्तन के पेंदी में बैठ गया, लेकिन बालू जैसे महीन कण इस टैंक में कुछ नहीं होता है, वो पानी में क्या होता है, मिला होता है। तो फिर हमें पानी को कहां ले जाना पड़ता है, फिल्ट्रेशन टैंक। और फिल्ट्रेशन टैंक में क्या होता है, फिल्ट्रेशन टैंक में होता है पहले बड़ा बड़ा पत्थर। कैसा पत्थर, फिल्ट्रेशन टैंक एक विशेष प्रकार से बने होते हैं। नीचे में बड़ा बड़ा पत्थर, फिर उसके ऊपर छोटा छोटा पत्थर, छोटा छोटा पत्थर, अब फिर उसके ऊपर और छोटा छोटा पत्थर, उसके ऊपर। यानी यहां पर पत्थरों का 3-4 लेयर बनाते। कितना लेयर, 3-4 लेयर बनाते। नीचे में बड़े बड़े, फिर ऊपर में छोटे और छोटे और छोटे कर सकते। अब इस सीडमेंटेशन टैंक से पानी निकालकर इसमें भरते हैं। और यहां पर दोस्तों क्या होता है, छिद्र रहता है, पानी यहां से निकलता है।
तो जैसे ही जल को सीडमेंटेशन टैंक से फिल्ट्रेशन में लाइएगा, तो जल में जो बालू जैसे महीन महीन कण है वो इन सब में फंस जाते हैं और साफ जल बाहर निकल जाते हैं, साफ जल बाहर निकल जाते। तो सीडमेंटेशन टैंक में बड़े बड़े ठोस कण दूर हो गए, छोटे छोटे ठोस कण दूर हो गए, और जब उसे फिल्ट्रेशन टैंक से निकाले तो महीन महीन जो बालू जैसे कण था वो भी इन पत्थरों के बीच में फंस गए, और आपको नीचे से निकला कैसा जल? साफ जल। लेकिन ये साफ जल भी अभी पीने लायक नहीं है, क्योंकि इसमें छोटे बड़े महीन ठोस कण तो यानी गंदगी तो नहीं है, लेकिन इसमें अभी हानिकारक सूक्ष्म जीव मौजूद है। तो अब हमें इसे पीने लायक बनाने के लिए इस जल को डालना पड़ेगा क्लोरीनेशन टैंक में। किस टैंक में? क्लोरीनेशन टैंक में। और क्लोरीनेशन टैंक में या तो क्लोरीन या फिर डालते हैं दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। और फिर जल में हल्का सा क्लोरीन की टिकिया या क्लोरीन की गोली, या वो नहीं है तो हल्का सा ब्लीचिंग पाउडर डाल देंगे। इससे क्या होगा? इससे हानिकारक सूक्ष्म जीव जल में जितने हैं सब क्या होगा? मर जाएगा, और उसके बाद जल पूरी तरह से पीने लायक, समझे? तो इस पानी को कैसे साफ किए, समझे कि नहीं समझे? पहले डाले कौन में? सीडमेंटेशन टैंक में डालने से बड़े छोटे ठोस कण पानी से क्या हो गए? फिर उसको कहां डाले? फिल्ट्रेशन टैंक में, जिसमें महीन बालू जैसे ठोस कण क्या हो गए? अलग हो गए। फिर उसे किस में डाले? क्लोरीनेशन टैंक में। क्लोरीनेशन टैंक में क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर डाले, जिससे हानिकारक सूक्ष्म जीव मर गए और जल पीने लायक बन गए। तो यहां पर जल को साफ करने के लिए इस्तेमाल हुआ किसका? पोटाश एलम का, और दूसरा ब्लीचिंग पाउडर का। यानी पोटाश एलम भी जल को साफ किया, और ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन भी जल को साफ किया। लेकिन दोनों का साफ करने का तरीका क्या था? अलग अलग था कि नहीं? पोटाश एलम ने बड़े छोटे ठोस कण को इकट्ठा करके बर्तन के पेंदी में बिठा दिया, और जल को छोटे बड़े ठोस जैसे अशुद्धियों से दूर कर दिया। यानी पोटाश एलम अस्कंदन विधि के द्वारा जल को क्या किया? साफ किया। लेकिन ब्लीचिंग पाउडर ने क्या किया? ये हानिकारक सूक्ष्म जीव को मारकर जल को पीने लायक बनाया। समझे? एक बार नोट में पढ़िए तो जल का शुद्धिकरण की प्रक्रिया। जिनके पास नोट नहीं है उनके पास मोबाइल है ना, मोबाइल में फोटो खिंचाता होगा, खिंचाता है कि नहीं? तो वो नोट का फोटो खींच लीजिए ताकि घर पर पढ़ने में दिक्कत। अच्छा, पीडीएफ भी डाला हुआ है तब तो कोई दिक्कत है नहीं। स्पंज ठोस कैसे है? स्पंज ठोस है, लेकिन वो दबाने पर सिकुड़ इसलिए जाता है कि स्पंज में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उसमें हवा भरे होते हैं, और आप जब स्पंज को दबाते हैं तो उससे हवा बाहर निकल जाता है। क्लियर? अब आइए दोस्तों, अगर दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो तो उसे कैसे अलग करेंगे? उसे अलग करना संभव नहीं होगा।
तब उसके लिए क्रोमेटोग्राफी तकनीक अपनाना पड़ेगा। इंग्लिश में पढ़ाइए। दिस इज अ हिंदी मीडियम कोचिंग। हम तो पहले ही सबको बता दिए थे कि ये हिंदी मीडियम कोचिंग है। अंग्रेजी मीडियम कोचिंग अशोक राजपथ में है कि नहीं है? हाँ, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ से बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? अलग अलग होगा। अपवाद में हो सकता है कि दो अलग अलग पदार्थ का सेम हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब आइए दोस्तों, बारूद। क्या? बारूद। दिस इज कॉल्ड गन पाउडर। यही ना है इंग्लिश? अरे आप पढ़िए ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आजकल क्या करते हैं जानते हैं? जो भी इंग्लिश मीडियम कोचिंग है वो खाली इंग्लिश में लिखेगा, और जब मास्टर इंग्लिश बोलने लगता है ना, तो फिर इंग्लिशो मीडियम वाला विद्यार्थी बोलता है सर बोलिए हिंदी में, लिखिए इंग्लिश में। तो आप पढ़िए ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिटकरी तंबाकू में क्यों मिलाया जाता हो? आइए दोस्तों, जो मिलाता है उसको मना कर देंगे। बारूद। बारूद क्या है? अब बारूद के कंपोनेंट को कैसे अलग करेंगे? बारूद के कंपोनेंट को अलग कैसे करेंगे? तो बारूद किसका मिश्रण है? बारूद मिश्रण है सोरा, चारकोल और सल्फर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? सोरा कहा जाता है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट जिसका नाम क्या है? सोरा। पोटेशियम नाइट्रेट जिसका नाम है सोरा। चारकोल यानी कार्बन। चारकोल यानी कार्बन। कोयला का भयारी है ये बड़का भाया कोयला, यानी इसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होता है, कोयला में थोड़ा इससे कम होता है। कोयला के तुलना में चारकोल बेहतर ईंधन होते हैं। और दूसरा, सॉरी, तीसरा सल्फर। इन तीनों के मिश्रण को क्या कहते हैं? बारूद कहते हैं। तो बारूद के कंपोनेंट को कैसे अलग करेंगे? यानी बारूद से पोटेशियम नाइट्रेट को कैसे अलग करेंगे, चारकोल को कैसे अलग करेंगे, और सल्फर या गंधक को कैसे अलग करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे? बारूद को डाल देंगे पानी में। बारूद को क्या करेंगे? पानी में डाल देंगे। बारूद को हमने क्या किया? पानी में डाल दिया। अब पानी में सोरा घुल जाता है, लेकिन चारकोल और सल्फर नहीं घुलता है। अगर बारूद को आप पानी में डाल दीजिएगा तो पानी में सोरा घुल जाएगा, लेकिन चारकोल और सल्फर नहीं घुलेगा। अब जो नहीं घुला उसे छान कर क्या कर लीजिए? अलग कर लीजिए। अब आपके पानी में मिला हुआ है क्या? सोरा यानी पोटेशियम नाइट्रेट। अब आप इसे क्या करिए? गर्म करिए। गर्म करिएगा, पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, लेकिन सोरा जिसका बॉइलिंग पॉइंट पानी से बहुत अधिक होता है, वो भाप बनकर नहीं उड़ेगा, वो बर्तन में ही बचा रह जाएगा। तो बारूद से सोरा अलग हो गया। अब बचा है क्या? चारकोल और सल्फर। तो सबसे पहले क्या किए? बारूद को पानी में डाले। बारूद को पानी में डालने से बारूद का एक अवयव सोरा या पोटेशियम नाइट्रेट जल में घुल गया, लेकिन चारकोल और सल्फर जल में नहीं घुला। चारकोल और सल्फर जो जल में नहीं घुला उसे छान कर क्या कर लिए? अलग कर लिए। अब जो पानी बचा है उसमें क्या घुला है? अब पानी से सोरा को अलग करने के लिए इसे गर्म कर दिए, जिससे पानी भाप बनकर क्या हुआ? उड़ गया। बच गया क्या? सोरा। यानी अब बारूद से सोरा
अलग हो चुका है, बारूद से सोरा अलग हो चुका है। अब आपका बचा है दोस्तों चारकोल और सल्फर, चारकोल और सल्फर, चारकोल और सल्फर। अब चारकोल और सल्फर को कैल्शियम डाइसल्फाइड में डाल देते हैं। कैल्शियम डाई डाइसल्फाइड के विलयन में क्या करते हैं, डाल देते हैं। कैल्शियम डाइसल्फाइड के विलयन में क्या करते हैं, चारकोल और सल्फर के मिश्रण को कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन में क्या कर देते हैं। अब कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन में सल्फर घुल जाता, लेकिन चारकोल, कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन में सल्फर घुल जाता लेकिन चारकोल नहीं घुलता। अब चारकोल नहीं घुला तो उसे छान कर क्या कर लीजिएगा, अलग कर लीजिए। तो सोरा भी अलग हो गया, चारकोल भी अलग हो गया। अब आपको बचा है कार्बन डाइसल्फाइड में घुला हुआ सल्फर, इसको अलग करना है। अब सल्फर का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है, कार्बन डाइसल्फाइड का कम। तो कार्बन डाइसल्फाइड और सल्फर का जो मिश्रण है उसको हम गर्म करेंगे, तो गर्म करके कार्बन डाइसल्फाइड भाप बनकर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, बच जाएगा क्या। इस तरह सोरा अलग हुआ, चारकोल अलग हुआ, सल्फर अलग हो गया और बारूद के सभी अवयव क्या हो गए, अलग अलग हो गए। समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब दोस्तों ये चैप्टर खत्म हो गया। अब अगला एक क्वेश्चन आ रहा है, बता देते हैं। ब्लीचिंग पाउडर चाटने से मौत होता है? बिल्कुल मौत हो जाएगा, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है। क्या होता है, क्लोरीन हमारे लिए विषैला चीज है। क्या है, जल में। अब कहेगा जल में ब्लीचिंग पाउडर मिलाएंगे तो नहीं मरेंगे, जल में ब्लीचिंग पाउडर मिलाएंगे लेकिन सीमित मात्रा में, यानी इतना ही मिलाएंगे जिससे कुछ असर ना हो। बात समझे कि नहीं समझे। अब अगला टॉपिक है मिश्रण और यौगिक में अंतर, और हमें नहीं लगता ये बताने की जरूरत है। हम शुरू से ही मिश्रण यौगिक के अंतर को पढ़ रहे हैं। और इस तरह दोस्तों केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, अब बायोलॉजी के 3 चैप्टर, कल बायोलॉजी का चौथा चैप्टर पढ़ाएंगे। और आपका काम होगा केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के क्वेश्चन को याद करना। बायोलॉजी में 1 से 3 याद हो गया, जो याद नहीं किए हैं अब समझ जाइए। मार्केट में बहुत वाला चल रहा है, बहुत आपको दे देगा पतला बायोलॉजी, कहेगा 15 दिन में बायोलॉजी हम समाप्त कर देंगे। समाप्त भी हो जाएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। और जब परीक्षा में पूछिए बैठिएगा तो बनेगा 5 में 2, अब वो भी नहीं बनेगा। आपको पूरा पढ़ना होगा, जितना सिलेबस है उसको पूरा पढ़ना होगा। और इसके लिए कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत। और कड़ी मेहनत यानी सेल्फ स्टडी पर पूरा जोर। और केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का आंसर आज रात 12 बजे तक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। कल बायोलॉजी का चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, चौथा पढ़ के फिर केमिस्ट्री का दूसरा पढ़ेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है दोस्तों। तो आज दीजिए हमें इजाजत, और कुछ ही देर में, हाँ सब कुछ होगा, सब कुछ होगा ना, लेकिन एक साथ कैसे होगा, पढ़ा ही रहे हैं ना, सब कुछ होगा। जो देखिए बायोलॉजी का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है उसको पहले शुरू किए। अब बिहार पुलिस का एनालिसिस करिएगा तो जब करे, फिजिक्स नहीं हो रहा, फिजिक्स भी होगा, लेकिन आपके बिहार पुलिस में सबसे ज्यादा वेटेज किसका, बायोलॉजी, वो शुरू किए पहले। दूसरा नंबर पर वेटेज किसका, केमिस्ट्री का, वो शुरू किए। फिजिक्स का, और बिहार पुलिस के लड़का का एनालिसिस के बायोलॉजी सबसे कमजोर होता है, जो बायोलॉजी इंटर में नहीं पढ़ा है। और उसके बाद सबसे कमजोरी केमिस्ट्री में, फिजिक्स बहुत हल्का हल्का ठीक ठाक रहता, लेकिन बायोलॉजी केमिस्ट्री सबसे ज्यादा कमजोर। सब कुछ होगा दोस्तों,
सब कुछ होगा, कुछ भी फेक नहीं होगा। रिकॉर्ड इतना डिमो कोई देता है, लेकिन हम देखता कि विद्यार्थी देख लिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं इससे उसके नॉलेज में बूस्टअप हो रहा है कि नहीं हो रहा। मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, जितना पहले जानते थे उतना ही जान रहे हैं, तो फिर हमारे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। हमारा तरीका है कि हम आपको इतना पढ़ाए कि आपके नॉलेज में बूस्टअप हो। अगर आप पहले 40 क्वेश्चन बनाते तो ये वैसे आपका 80 बनने लगे, ये हमारा है। तो थोड़ा देर के बाद अब वेट कर लीजिए, दिमाग को रिफ्रेश कर लीजिए। आगे बिहार स्पेशल होगा, बिहार स्पेशल नोट बिहार पुलिस स्पेशल। ओके, और बहुत लोग का ये भी प्रश्न, क्या ये रेलवे में काम करेगा? अब बताइए, ये नहीं काम करेगा तो क्या काम करेगा? सब में काम करेगा, रेलवे में भी काम करेगा। हाँ, झूठ मूठ के रेलवे के नाम पर लूट मचा हुआ, ठीक है ना। रेलवे के लिए अलग साइंस, यही साइंस रेलवे में भी है, और नहीं है तो आप जाकर खुद से चेक करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के क्लास में।